दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो यूजुअली इंडिया के अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। चाहे छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग या यंग, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। आज हम डॉक्टर चैतन्य हैं हमारे साथ। सर, वेलकम टू आवर शो। आज हम गैस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सबको ये प्रॉब्लम होती है और यूजुअली हर व्यक्ति इस चीज़ से फाइट कर रहा होता है। तो सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये गैस्ट्रोलॉजी जो हमारा वर्ड है, टर्म, इसमें क्या ये है, क्या इसमें यूजुअली हमारी क्या क्या बीमारियां कवर अप होती हैं? गैस्ट्रोलॉजी बेसिकली पूरा माउथ के जो भी एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स होते हैं, जहाँ से आप खाना अंदर लेके तक खाना बाहर जा रहा है जी, इस पूरे पार्ट को गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ओके। साथ में फिर उसमें बिलियरी मतलब पेनक्रियास का पार्ट या लिवर का पार्ट भी उसमें ऐड हो जाता है। ओके। पेट में जो भी चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम फीमेल में यूट्रस हटा दी जाए या फिर ओवरी हटाई जाए, बाकी सारा पार्ट गैस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ओके, मतलब पेट से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो सब गैस्ट्रो में आती हैं। राइट। अच्छा सर, इंडिया में अभी इंडिया का सब्जेक्ट, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का सब्जेक्ट है, तो इंडिया में गैस्ट्रो की अधिकतर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? आजकल देखा जाए तो गैस्ट्रो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत लोगों को ब्लोटिंग होती है, मतलब खाना पेट फूलना। ब्लोटिंग सर थोड़ा हिंदी में बताएंगे? खाने के बाद पेट फूलना, महसूस होना कि पेट फूला हुआ है जी, डकारे आना, खाना ऊपर की तरफ आ जाना, पेट में जलन होना, या फिर अच्छे से पेट साफ ना होना। ओके। पेट साफ होने के बाद पेट में दर्द होना, या फिर फैट लिवर में दिक्कत आती है कि फैट लिवर में एक्यूमुलेट होना, जिस कारण से उस दर्द होना, उसको लिवर खराब होना, सिरोसिस होना। ये सब चीज़ें बड़ी कॉमनली देखी। और अल्कोहल कंजप्शन बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गई है, उसमें और देखा जाए कि पेनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, ये अफेक्टेड हो, काफी इफेक्टेड। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई। मैं एक मेरे मित्र हैं, उनके बारे में मैं आपको बात करूं। उनको क्या होता है कि सुबह एक बार जाएंगे फ्रेश होने, फिर आधा घंटे बाद दूसरी बार जाएंगे, फिर आधा घंटे बाद तीसरी बार जाएंगे, वो कम से कम 4 से 5 बार जाएंगे। तो इसको भी ब्लोटिंग कहते हैं या ऐसे? नहीं, ये ब्लोटिंग का पार्ट नहीं, ये तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल हो गया है। Okay. अब वो किस कारण से हो रहा है ये भी देखना पड़ता है। जी। क्या वो एक बार जा रहे हैं तब उनका पेट अच्छे से साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हिस्ट्री के अंदर आता है। कि क्या वो फील कर रहे हैं, क्या एक बार में पूरा इवैक्यूएशन पूरा बाहर हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, या बार बार उनको जरा पड़ रहा है, या तो फिर कई बार ही पूछ जाता है कि आपको कहीं खून तो नहीं आता, या फिर कुछ म्यूकस तो नहीं आता। ये भी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो ये पूरा वो तो पेशेंट डिपेंड करता है कि क्या हिस्ट्री वो दे रहे हैं, किस अकॉर्डिंग है। अगर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है तो IBS क्राइटेरिया में आता है या फंक्शनल बाउल डिसीज क्राइटेरिया में आता है। तो वो प्रॉपर हिस्ट्री देख के, ये समझ के, इन्वेस्टिगेट करके जब सब कुछ रूल होता है तो फिर हम उसको। ओके। अच्छा सर, गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जैसे पुराने लोग होते थे उनको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम बहुत कम होती थी, आजकल गैस्ट्रो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या लाइफ स्टाइल का कुछ इशू है या हमारे जो खाने का पैटर्न है वो चेंज हो गया? दोनों। एक तो एडल्टरेशन ऑफ फूड बहुत बढ़ गया है, यूरिया का जितना भी खेती हो रही है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया जी। प्लस अब लोग बाहर बहुत खाने लग गए हैं, घर का खाना कम खाते हैं जी। तो लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, हम वॉक नहीं करते हैं, आसपास का नेचर काफ़ी प्रभावित है, मतलब पेड़ पौधे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना सांस अच्छी है ना खाना अच्छा है। तो इस सब चीज़ को देखते गैस्ट्रो इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और ये सब कुछ एंजाइटी रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर एंजाइटी है तो पेट के इशूज भी बढ़ जाते हैं। ये गट ब्रेन एक्सेस होता है, जो पेट दिमाग में एक तरंगें जुड़ी हुई हैं, जो कि पेट ज़्यादा खराब होगा तो दिमाग में असर पड़ेगा, दिमाग खराब होगा तो पेट में असर पड़ेगा। तो ये मैं सर ये वाली चीज़ कई बार सुनता हूँ लोगों से कि एंजाइटी है। तो एंजाइटी, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मेरी लिस्ट में नहीं था बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एंजाइटी आदमी को के पेट को किस हद तक इफेक्ट करती है? एंजाइटी पेट में वही सब जितने भी हम सिम्टम्स बोल रहे हैं वो हर सिम्टम्स एंजाइटी के थ्रू हो सकता है। चाहे उल्टी से लेकर दस्त तक या फिर कॉन्स्टिपेशन तक, ब्लोटिंग तक, कुछ भी एंजाइटी इफेक्ट कर सकती है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं करूँगा। जैसे होता है एसिडिटी, लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है, गैस हो गया है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, वो ये नहीं समझते कि एसिडिटी और गैस में क्या डिफरेंस है।
तो ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि एसिडिटी और गैस में क्या अंतर है। बेसिकली एसिडिटी ये है कि हमारा जो स्टमक होता है, पेट होता है, उसके अंदर लाइनिंग होती है, उससे एसिड निकलता है जी, जो कि खाने को पचाता है। अब उसकी मात्रा बढ़ जाती है कुछ कारणों से, तो एसिडिटी कॉज करता है। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात गैस फॉर्मेशन रही। अब गैस जो होता है वो अंदर जब खाना बनता है या फिर उसमें जब जो खाना पचता है तो मल्टीपल गैस फॉर्मेशंस होती हैं। उसके अंदर खाना कई बार आगे नहीं जा पाता है, उसमें काफ़ी इश्यूज होते हैं, वो अलग अलग बीमारी कैटेगरी, तो उसमें हाइपर गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत ये जो वेग टर्म्स यूज करते हैं, ये आम भाषा में गैस, एसिडिटी, एसिडियो गैस, ये यूज आमतौर पर किया जाता है, बट दोनों लगभग सेम जैसे होते हैं। हाइपर एसिडिटी के कारण ही गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ओके, तो वो आपस में लिंक्ड है सब। ओके, अच्छा सर, आज की जो हमारा खाने का लाइफ स्टाइल है, उस खाने के लाइफ स्टाइल में फास्ट फूड और है जो स्पाइसी फूड्स है या अल्कोहल है, ये गैस और एसिडिटी में कितना सहयोग करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जी। आप जितने भी अल्कोहल पेशेंट होते हैं, जो भी अल्कोहल लेते हैं, उनके अंदर पेट, आमतौर पर पेट समस्या बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, उनकी भूख भी कम हो जाती है, उनमें रोज़ उल्टियाँ आना या फिर रोज़ ब्लोटिंग होना या फिर रोज़ उनको पेट दर्द होने की शिकायत काफ़ी रहती है। और बाकी मसालेदार चीज़ें नॉर्मली लोग ले रहे हैं, तो उस कारण से भी पेट में बहुत असर पड़ता है। और बाकी सबसे बड़ी, कई बार एक इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी करके। ओके, वो पेट का इन्फेक्शन होता है, जिससे भी एसिड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको भी रेगुलर बेसिस पे चेक करवा लेना चाहिए। इसको टेस्ट कराने का कोई टेस्ट होता है? टेस्ट करवाने के लिए हम एंडोस्कोपी के थ्रू उसको टेस्ट करते हैं। ओके, एंडोस्कोप करते हैं, छोटा सा पीस लेते हैं, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक स्ट्रिप आती है, उसको थ्रू हम चेक करते हैं। ओके, तो इट्स समथिंग सिमिलर टू बायोप्सी और डिफरेंट? नहीं, बायोप्सी बहुत छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं। अच्छा, बहुत सी पे वहीं पे रैपिड टेस्ट हम करते हैं, वही टेस्ट होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये यूजुअली होता क्यों है? मतलब एक बार सर बीमारी का नाम दोबारा बोल देंगे? एच पाइलोरी। एच पाइलोरी, हाँ। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके बैक्टीरिया होता है। ओके, जो कि इन्फेक्शन करता है। ओके, तो ये है। अच्छा, जो लोग जिनको गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, क्या इनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने की समस्या हो सकती है? नहीं, बिल्कुल अलग चीज है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी बिल्कुल लिवर ये हो गया जी, गैस हो गया, पेट हो गया, दो अलग अलग ऑर्गन है, दो अलग काम करते हैं। ओके, हेपेटाइटिस बी और सी इज लिवर रिलेटेड हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, जो कि लिवर को अफेक्ट करता है। उसके होने के कई अलग तरीके होते हैं जी। वो पेट संबंधी नहीं होता कि पेट में हेपेटाइटिस ए और ई जी, ये होता है जो आप खराब खाना पीना खाने से ये होते हैं बॉडी के अंदर। ओके, अच्छा, हेपेटाइटिस ए और ई क्या उतने ही डेंजरस हैं जितना हेपेटाइटिस सी और बी और सी है? अलग अलग, इसमें ना अलग अलग कैटेगरीज हैं जी। ए भी 4 तरीके से हो सकता है। ओके, मतलब नॉर्मल हो गया पेशेंट को, ठीक हो गया, कई बार जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार लिवर फेलियर हो जाता है, कई बार उसको ऐसा होता है कि लंबा टाइम जॉन्डिस चल रहा है, खुजली बहुत हो रही है। बट ए में ये सब चीजें बहुत कम होती हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम वो होगा ठीक हो जाएगा, और मैक्सिमम टाइम बचपन में होकर ठीक हो जाता है। ओके, तो बॉडी में इम्यूनिटी ए के लिए बहुत तगड़ी होती है अडल्ट में। ओके, तो उससे ज्यादा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जी। ई भी इतना ज्यादा कुछ ई बहुत कम होता है। मेनली प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ई रिस्क होता है जी, है ना। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स है ई हो रहा है तो रिस्क है, वरना ऐसा कुछ ज्यादा रिस्क नहीं होता है। और बाकी रहा बी और सी, ये कुछ दिक्कत करते हैं, ये कैंसर भी कर सकते हैं लिवर के अंदर। ओके, लिवर खराब भी पूरी तरह से कर सकते हैं। तो इन दोनों को ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, हम अधिकतर देखते हैं आज की डेट में, चाहे व्यक्ति पतला हो या मोटा हो, फैटी लिवर की समस्या अधिकतर लोगों में मिलती है। तो इसका फैटी लिवर का मेन कॉज क्या होता है सर? देखिए, फैटी लिवर के बहुत सारे कॉज हैं जी। फैटी लिवर जो होता है ना, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब शरीर के अंदर डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए, ओके, या तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, ये सब चीजें आपस में एक्यूमुलेट होकर मेटाबॉलिक लिवर डिसीज बोलते हैं, इसको हम फैटी लिवर बोलते हैं आमतौर पर। तो लिवर के ऊपर फैट का जमना है फैटी लिवर। अब क्या होता है, इसमें तरीके होते हैं टेस्ट करने के। कई बार मल्टीपल पे आ जाते हैं, वो बोलते हैं जी ग्रेड 1, 2, 3, उसमें भी वो ना बहुत अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट
आपके आँख सब्जेक्टिव डिपेंडेंट है कि कई बार किसी को क्या दिखता है, कई बार किसी को क्या दिखता है। अब इसमें भी टेस्ट आ गए अच्छे जी, जो कि हम ग्राउंड लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। FIB-4 करके टेस्ट आता है, FIB-4। उसमें क्या, हाँ उसमें क्या होता है, हम मतलब लिवर पैरामीटर, मतलब ब्लड पैरामीटर्स के ऊपर चेक कर लेते हैं कि लिवर में क्या वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू हाई होती है तो फिर हम आगे चल के उसमें फाइब्रोस्कैन करके जाते हैं। फाइब्रोस्कैन एक तरह की मशीन होती है जो लिवर के अंदर कितना फैट है, फाइब्रोसिस, बट फैट एक्यूमुलेट होगा तो फाइब्रोसिस देगा, तो वो कितना है वो कैलकुलेट करके बता देती है। उसकी वैल्यूज होती हैं, उसके पॉइंट होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर आपका जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होगा वो आपको देख के आपको बता देगा कि आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, तो फैटी लिवर का अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो फैटी लिवर मतलब गैस्ट्रो का पार्ट आ गया, या आपने जैसा कहा कि उसमें हार्ट का भी इशू होगा, उसमें डायबिटीज का भी इशू होगा, या हाइपरटेंशन का भी होगा? अगर फैटी लिवर है तो गैस्ट्रो का पार्ट, वो लिवर विल बी टेक केयर बाय द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट। ओके, ठीक है, अगर वो है तो वो टेक केयर करेंगे उसकी। बाकी जो जितना भी डायबिटीज होते हैं वो आपके फिजिशियंस जो होते हैं, नॉन फिजिशियन बट फिजिशियंस होते हैं, वो डेफिनेटली दे आर गुड एट कंट्रोलिंग डायबिटीज। ओके, वो डायबिटीज कंट्रोल करेंगे। तो हमेशा आजकल क्या हो रहा है, कोई बीमारी एक डॉक्टर से ट्रीट नहीं करता, इट इज ऑलवेज अ ग्रुप जो कि उसको ट्रीट करना चाहिए, तभी आप पेशेंट को अच्छी सहूलियत दे सकते हैं जी। अगर मैं एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मैं केवल उसका पेट और लिवर ही ठीक करूँ, बेटर रहेगा। जो फिजिशियन है वो डायबिटीज टेक केयर करें उसकी। अगर हार्ट में इश्यूज हैं तो उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट करें। बट ये ऐसा देखा गया है कि मोर और लेस आप सब अपना अपना पार्ट देंगे तो हमेशा इट इज गुड। राइट। अच्छा सर, एक वर्ड यूज होता है GERD, एसिडिटी एंड GERD, इसमें मेन डिफरेंस क्या है और ये कैसे पता लगेगा कि एसिडिटी का लेवल नॉर्मल है या बहुत हाई है? देखिए, एसिडिटी का लेवल नॉर्मल है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, पैरामीटर्स, pH मेट्री जिसे बोलते हैं। ओके, pH मेट्री में क्या होता है, हम लोग एक छोटी सी पाइप होता है उसको रख देते हैं 24 घंटे के लिए, तो उसके अंदर से हम सेल लेवल चेक करते हैं कि रात को कितना एसिड ऊपर आ रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, तो उसको हम रिफ्लेक्स डिसीज बोलते हैं। तो जो GERD है वो रिफ्लेक्स डिसीज है कि एसिड कितना आया, उसने इसोफेगस जो कि हमारा फूड पाइप, उसको कितना इरिटेट किया, उसमें कितना इन्फ्लेमेशन किया, वो GERD कहलाता है। ओके, है ना। एसिडिटी जो होता है वो पेट में बनती है। अब GERD होने के बहुत से कारण होते हैं। कई बार अगर जो पेट से, जो फूड पाइप से पेट का रास्ता होता है टाइट होता है, उसको काफी सारी लेयर्स होती हैं या काफी सारे मैकेनिज्म होते हैं जो क्लोज करके रखते हैं। कई बार वो खुल जाता है, खुलने के कारण भी बहुत सारे होते हैं। कई बार किसी को हाइड्रस हर्निया हो गया या किसी को कॉफी कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन लिया तो बढ़ जाता है, और नॉर्मली लोगों में खुला रहता है। काफी उसके पैरामीटर्स हैं अलग अलग, कितना ओपन है, कितना उसके अंदर डिस्टेंस हो रहा है, कितना तो जितना एसिड ऊपर आएगा उतना वो GERD करेगा। और GERD भी कई बार ये होता है, उसकी भी क्लासिफिकेशन अलग है कि उसमें NERD है, GERD है, वो अलग है। वो बेसिकली आप डॉक्टर पास जाएंगे तो ही विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स अबाउट इट। बट अभी लोग उसमें है, अगर आप आम भाषा में बात करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन होगा वो इसोफेगस को इरिटेट करेगा तो आपको हार्ट बर्न जैसा महसूस हो, तो मेरी छाती में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, एक क्रूशिएटिंग पेन जैसा हो रहा है, तो GERD के सिम्टम्स होते हैं। ओके, अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको राइट साइड में जलन हो रहा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लेफ्ट साइड में जलन हो रहा होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं अधिकतर बात करता हूँ कि सेंटर में हो रहा है और लोग उसको हार्ट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और इसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि हार्ट का है या एसिडिटी का है? देखिए, GERD अगर चेस्ट बर्निंग या पेन है तो एसिडिटी के कारण तो आप नहीं मरोगे ना, लेकिन हार्ट के कारण आप मर सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक बेसलाइन ECG हमेशा होना चाहिए। ओके, अगर किसी को कहीं पे भी चेस्ट में पेन या दर्द हो रहा है तो गो फॉर अ बेसलाइन ECG। अगर ECG आपका मोटा नॉर्मल आता है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती और आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, तो फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट विल टेक केयर ऑफ इट कि वो अपनी दवाई लेंगे। ओके, मतलब कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपके सीने में दर्द हो रहा है तो फर्स्ट गो फॉर बेसिक लाइन ECG। हाँ, ECG करा के देखो, सब मोटा मोटी लाइन हो जाती है कि ऐसा है नहीं है।
बाकी पहले से पेशेंट को नॉर्मली एसिडिटी इश्यूज रहते हैं लंबे टाइम से, तो भी ये हिस्ट्री में भी मिल जाता है हमें बहुत चीजें कि हाँ मेरे को अपच की दिक्कत है, हमें पेट फूलता है, छाती में जलन बहुत दिनों से हो रही है, या वो खुद बता देती हैं काफी देर। तो ये सब कुछ जरूरी। अच्छा सर, एक वर्ड मैं बहुत सुनता हूँ, IBS। तो ये IBS मतलब बेसिकली है क्या? ये केवल अपने बाउल सिस्टम से रिलेटेड है या कुछ और? IBS है वो फंक्शनल बाउल डिसीज के अंदर आता है। ओके। कोई भी फंक्शनल बाउल डिसीज मैं कहता हूँ सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें हमें कारण नहीं मिल रहा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके। अब रिसर्च हुई, बहुत कुछ हुआ, तो इसमें गट ब्रेन, इसमें बहुत से केमिकल्स हैं जो बॉडी से निकलते हैं, वो उसको कॉज करते हैं। सेरोटोनिन लेवल्स हैं या फिर गट ब्रेन एक्सेस है जो उसको टेक केयर करता है। तो वही कई बार हाइपर सेंसिटिविटी होती है पेट के अंदर, या पेट के अंदर दर्द के लिए सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ IBS का पार्ट रहता है। इसके अंदर ये है कि 6 महीने से आपको सिम्टम्स चल रहे हैं, 3 महीने से आपको लगातार सिम्टम्स हैं, आपको डेफिकेशन के बाद, स्टूल करने के बाद आपको पेट में दर्द या आराम है, आपको बार बार स्टूल करने जाना पड़ रहा है, उसमें भी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन 2 अलग अलग पार्ट हो गए। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ डायरिया रहता है। तो इसमें मेन सबसे जरूरी है कि पेशेंट को वेट लॉस की हिस्ट्री ना हो, ब्लड ना हो, अलार्म सिम्टम्स, फीवर ना हो रहा हो। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो हमें इसको एवेल्युएट करना जरूरी है। ओके, मतलब अगर वेट लॉस हो रहा है, रेगुलर फीवर रह रहा है और ब्लड लॉस हो रहा है, और ब्लड लॉस हो रहा है, तो आपको जरूर उसमें आप इंटरवीन करने की जरूरत है। ओके। और IBS भी पर से एक फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पर चाहिए, वो आपको चेक करेंगे, बताएंगे कि सच में IBS है या नहीं। और जब सब डायग्नोसिस, ये जितने भी नॉन डायग्नोसिस को बनाने के बाद नहीं कुछ बन रहा है या फिर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ऑर्गेनिक, तब जाके हम उसमें IBS को लेबल करते हैं। राइट। अच्छा सर, ये एक और वर्ड है IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। तो इसमें और IBS में क्या डिफरेंस है, और IBD से लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, IBD तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट डिसीज है। ओके। इसमें 2 तरह की डिसीज क्लासिफाइड होती है, क्रॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके। क्रॉन्स डिसीज जो होती है वो छोटी आंतें बड़े हैं दोनों को इन्वॉल्व करता है, मेनली छोटी आंतों को इन्वॉल्व करता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली बड़ी आंतों को इन्वॉल्व करता है जी। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? उसमें ये होता है पेशेंट को बार बार खून की लैट्रिन होना, बार बार लैट्रिन जैसा फील होना कि हमें स्टूल पास करना है, बार बार फील ऑफ डेफिकेशन होना कि हमें बार बार स्टूल करना पड़ रहा है, या फिर बार बार एक बार में फीलिंग ऑफ स्टूल बार बार रह रही है, ब्लीडिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर ये सब सिम्टम्स रहते हैं। टेनिस अर्जेंसी, ब्लड इन स्टूल, ये सब रहेगा। क्रॉन्स में क्या होता है कि पेशेंट को पेट दर्द बहुत होता है, स्ट्रक्चर कभी कभी आंतों में रुकावट भी आ सकती है। ओके। उसकी भी अपनी लिस्ट ऑफ सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे। जो IBD अभी आपने बोला, जैसे पहले मैं बहुत सारे लोगों से सुनता था कि पेचिस हो गया, तो ये वही है? नहीं, पेचिस जो होता है, IBD एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ओके। पेशेंट को 2-3 महीने 3-4 महीने सेम दिक्कत चली आ रही है। ओके। है ना? तो हमने जब हमने कोलोनोस्कोपी करी, सिमोडोस्कोपी करी, अंदर हम गए, हमने देखा कि हाँ बड़े बड़े अल्सर्स हो रहे हैं, पूरे इंटेस्टाइन अल्सर्स फॉर्मेशंस होते हैं इसके अंदर, इंटरनल अल्सर्स हैं, ब्लीड हो रहा है वहाँ से, तो हमने बायोप्सी लेके प्रूव करते हैं कि हाँ ये IBD है या नहीं। पेचिस कई बार डिसेंट्री आपको नॉर्मल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, शिगेरा साल्मोनेला वगैरह से होते हैं, वो कर सकते हैं आपको पेचिस। तो ये जरूरी नहीं है कि IBD पेचिस, मतलब IBD पेचिस हो सकता है IBD के अंदर, बट हर पेचिस IBD जरूरी नहीं होता। ओके। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जो मेरे इस क्वेश्चन लिस्ट में नहीं था, मैं बचपन में बहुत सारे लोगों को ये सुनता था कि उनको यूजुअली लैट्रिन में ब्लड आता था, ठीक है, तो सब जने ये काउंट करते हैं कि ये पाइल्स है, ठीक है, तो ये क्या ये गैस मतलब एसिडिटी और गैस की वजह से पाइल्स तक क्रिएट हो जाता है? नहीं, पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन से होता है। अच्छा। अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ प्रेशर लगता है, फिर वो नसें फूलती हैं, तो ये प्रॉपर एक सिक्वेल है उसका, है ना? और ब्लड स्कूल से आना जरूरी नहीं है पाइल्स हो, उसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं। कई बार अल्सर्स फॉर्मेशन हो सकते हैं, IBD हो सकता है, और कई बार पॉलिप फॉर्मेशन हो जाता है, कैंसर हो सकता है। तो ये पर अगर ऐसा हो रहा है तो गो फॉर योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कंसल्ट, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके देखिए और जानिए क्या। ओके। अच्छा, पाइल्स और फिशर के अलावा ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो इन सब चीज़ों से हो जाती हैं और
पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, ब्लीडिंग हो गई वहाँ से, कई बार फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाते हैं, अंदर रास्ते बन जाते हैं, उसमें पस पड़ जाता है, और जिसको हम भगंदर भी कहते हैं। उसके अलावा कई बार पाइनोडल साइनसेस बन जाते हैं, अंदर एक्सेसिव हेयर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनमें कई बार फॉर्मेशन हो जाते हैं, पस वगैरह। तो ये सब चीज़ें होती हैं आसपास जो कॉज कर सकती हैं। पाइनोडियल साइनस तो मैं समझता हूँ हर उस व्यक्ति को होने की पॉसिबिलिटी होती है जिसके ज्यादा हेयर्स होते हैं और जिसका सिटिंग जॉब ज्यादा है। बिल्कुल राइट। हमने बहुत सारी चीजें, आपने एक बार वर्ड अभी यूज भी किया कि तो इसमें कोलोन कैंसर और रेक्टम का जो कैंसर होता है उसके अर्ली साइन हमें कहाँ कैसे मिल सकते हैं? उसके अंदर फीवर होगा, वेट लॉस होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी। ओके, है ना, ये सबसे जरूरी है। अगर फैमिली हिस्ट्री किसी को है तो इवैल्यूएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 40 के बाद, नॉर्मली 50 के बाद हर किसी को साल में एक बार कोलोनोस्कोपी के लिए जाना चाहिए। ये स्क्रीनिंग पार्ट है कोलोन के लिए, जो कि आउटसाइड इंडिया बहुत, जापान में फॉलो होता है, यूएस में फॉलो होता है, यूके में फॉलो होता है, बट इंडिया में फॉलो नहीं होता। तो ये अर्ली कैंसर डिटेक्शन का तरीका यही है कि देखो एरिया को, जब तक देखो नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा वो सही है करो। क्या जैसे और कैंसर्स होते हैं, जैसे ओवरी का होता है उसका CA-125 होता है या CA-99.9 होता है, क्या इसके भी कुछ मार्कर्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं? CA करके मार्कर है, बस इतना स्पेसिफिक नहीं होता वो। ओके, वो आपको देख के मालूम पड़ता है कि ऐसा है कि नहीं। पॉलिप की हिस्ट्री है, छोटे टाइप गांठें हो जाती हैं मोटे मल्टी, अगर वो उसकी हिस्ट्री है फैमिली के अंदर, तो ये सब कुछ जरूरी है कि हमें देखना। अच्छा सर, क्या हेरिडिटी गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स के लिए कारण होती है? बहुत सारी, मतलब अगर पेरेंट्स को है तो वो बच्चों को पॉसिबल है? बिल्कुल पेरेंट्स को जो कुछ है बच्चों को सब मिल सकता है। अच्छा, वो गिफ्ट है। राइट। अच्छा, ये गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन ये लाइफस्टाइल इशू है या हेरिडिटी का इशू है? दोनों। ज्यादातर आप उसको अपने लाइफस्टाइल चेंज करके काफी हद तक ठीक कर सकते हो। ओके ना, आप एक्सरसाइज करिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, तो ये सब डाइटरी में जो चेंजेस करिए तो आप बिल्कुल ये सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि आप खाने में नींबू करिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नींबू से एसिडिटी हो जाती है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस चीज़ को ले सकते हैं? लेकिन नींबू तो सिट्रिक एसिड है जी, इट विल कॉज एसिडिटी। ओके, हाँ, सिट्रिक एसिड का वो लोग ले तो एसिडिटी कॉज करेगी ना, करेगी। बिल्कुल, वो तो कुछ लॉजिकल होता है कि उससे एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो फिर सर नींबू पानी क्यों पिलाते हैं? वो पता नहीं क्यों पिलाते हैं, मेरे पता नींबू पानी नहीं पिलाना चाहिए, वो तो एसिडिटी कॉज करेगा। और ये ठंडा दूध भी बहुत हद तक एसिडिटी कॉज करता है। ओके, हाँ, ठंडा दूध, देखिए दूध जो होता है ना वो बच्चों के खाने का व्यंजन, बड़ों का नहीं, क्योंकि 17-18 ईयर्स तक आते 80% जो दूध को पचाने वाले प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी से खत्म हो जाते हैं। ओके, तो कई बार हम देखते हैं जो डिसीज होती हैं वो दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स कम लेने से ठीक हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको देखें, मतलब एज वाइज हम कैटेगराइज करें कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, अच्छा सर, कई बार मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खाने का तरीका, आजकल मम्मियाँ बस पता नहीं क्या हो गया कि फ़ोन दिखा दिया, बच्चों को खाना खिला दिया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आउटडोर गेम्स 0 है। जब तक आउटडोर गेम, हम लोग जब थे तब गली में भी खेलते थे, पार्क में भी खेलते थे, हम पढ़ते कम थे, खेलते। जी। और अब क्या हो गया, खेलना तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब आसपास के पार्क खत्म हो गए, आसपास के गली मोहल्ले खत्म हो गए। आपको ऐसा लगता है बगल वाली आंटी आपको बोलेंगी कि जी हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, उसके साथ रहेगा तो गली में क्रिकेट खेल रहा है, ठीक बात, काला हो जाएगा। ये सब कुछ पहले कौन सोचता था बैठ? ठीक बात है। छत पे जाते थे हम लोग, पतंग उड़ाते थे, कूदते थे, काटते थे, सब खत्म हो गया। अब तो क्या है, हर बच्चे के हाथ में फोन आ गया और फोन में गेम खेलता रहता है या टीवी में कार्टून देखता रहता है। इसको बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा, जब जाके सोच डेवलप होगी, नहीं तो वो उसी में ही लगा रहे। कई बार बच्चे कार्टून को देख के गेम खेलते उसी में उनको एंजाइटी होनी शुरू हो गई है,
कि मेरा गेम कैसे होगा, मैं कैसे उसको मारूंगा, कैसे करूंगा। एक वायलेंस दिमाग में आ गया उनके कि कैसे होगा, कैसे एक स्ट्रेस टेंशन आ गई है, तो जो चीज़ गलत है। और आजकल तो ये भी है कि इंस्टा आ गया है, लोग छोटी छोटी खुशियों से बड़ी चीजें समझ लेते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, या मैं इतना हो गया, मैं इतना यंग में इतना कमा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म है देखा जाए तो। क्योंकि जैसे मैं आज डॉक्टर हूँ, मैं लेट डॉक्टर बना हूँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है कि जब तक मैं मरूंगा तब तक मेरी डिग्री मेरे पास रहेगी, तब तक मैं प्रैक्टिस करूंगा। क्या कोई इंस्टाग्राम यूट्यूबर बोल सकता है कि जब तक मैं जूंगा तब तक मेरे इतने फॉलोअर्स रहेंगे? वो होता है क्या कि उसकी आदत पड़ जाती है, उस फेम की उसकी आदत पड़ गई, और जैसे ही वो फेम कम होता है ना तो स्ट्रेस में आता है, वो जब स्ट्रेस में आता है तो फिर सुसाइड करता है। तो ये सब कुछ इंटरलिंक हो गया। आदमी शॉर्ट टर्म गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है जो सही नहीं है। और मैं ये कहता यूथ स्मार्ट नहीं, हमारा बहुत स्मार्ट है। हम 25 साल में कुछ नहीं जानते थे, 20 साल में कुछ नहीं जानते थे, आज तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। बट मैं बस उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हम लोग इजीली कैरिड अप नहीं हो जाए, इजीली ना चले जाए उस तरफ। थोड़ा सोच समझे क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, फॉर वेलफेयर ऑफ कंट्री, फॉर अस, फॉर सोसाइटी। सोचना सोच जरूरी है। राइट। दिखावे की दुनिया थोड़ी सी ऊपर कर तो हम बेटर जिंदगी जी सकते हैं। नहीं सर, ऑब्वियसली इसमें जो घर के हमारे माए हैं और सबकी भी बड़ी मिस्टेक होती है कि वो अपना वो करने के लिए चीज़ों को कर देते हैं। हेल्दी डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? हेल्दी लाइफ डाइजेशन करने के लिए तो साथ का खाना टाइमली होना चाहिए। कितने बजे रिकमेंड करेंगे? 7 to 8 बस। ओके। हमारा खाना खाने से और सोने तक का टाइम 3 से 4 घंटे होना चाहिए। ओके। अगर वो है तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम मिल गया है पचाने का। तो क्या होता है ना, रात को लेट खाना आपने खाया, आप तो सो गए लेकिन आपकी बॉडी मशीन तो जागी हुई है ना। ठीक बात है। वो तो पूरी एक्टिव फॉर्म में है आपको खाना पचाने के लिए, और उसमें फिर आपको वो ना आप ढंग से सो पा रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी तो काम कर रही है, आप सो ही तो रहे, तो बाकी बॉडी तो बड़े शिद्दत से लगी हुई है, तो वो रेस्ट नहीं है, वो दिक्कत करता है, फिर अच्छे से पचता नहीं है, फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है उस कारण से। क्योंकि आप अगर 3-4 घंटे मिल गए तो आप 1 घंटे थोड़ा वॉक कर लोगे, थोड़ा पानी पी लोगे, थोड़ा मतलब चल फिर लोगे, तो आपको काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो फ्रेश उठोगे। आप मॉर्निंग में उठिए, आप बादाम लीजिए भिगो के, आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करिए, मील्स लीजिए, या स्प्राउट्स लीजिए, पोहा लीजिए, लाइट मील लीजिए, आफ्टरनून अच्छा खाना खाइए जिसमें दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, सैलड होना चाहिए, चावल होना चाहिए, सब होना चाहिए। ओके। परहेज तब जरूरी है जब बहुत आप बीमार क्योंकि परहेज से क्या होता है, कई बार पेशेंट आते हैं आप परहेज क्या करें, हम परहेज बताते हैं, एक्चुअली में हम वेजिटेरियन लोग हैं, पर डाइट भी ज्यादा कुछ होती नहीं है। राइट। और फिर हम उसमें परहेज कर देते हैं तो और कुछ नहीं बचता, तो बीमार आदमी और कुछ नहीं खाता। तो मैं परहेज को अवॉइड करता हूँ कि जो मन करे आप खाइए, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो न्यूट्रिशन आएगी। ठीक बात है। कई बार मैं मरीज से बोल देता हूँ कि जी अपनी दवाई आप जूस से लीजिए, इस बहाने वो कुछ तो पी रहा है, कुछ तो जा रहा है, कुछ तो फूड जा रहा है उसके बॉडी के अंदर, या कुछ दूध से, दही से लीजिए। तो ये तरीका ये नहीं कि पानी से ली जा सकती है, बट इस बहाने आप न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करवा। राइट। अच्छा, जैसे सोने के बीच में आपने टाइम बता दिया, जो क्या फैटी लिवर, मतलब ये क्वेश्चन इस लीग से थोड़ा सा हट कर गया है, जो फैटी लिवर है वो लेट सोने के कारण भी होता है? लेट सोने के कारण होता है। मैं कहूँगा कि अगर आपकी लाइफस्टाइल में एक घंटे एक्सरसाइज है, आपके न्यूट्रिशन प्रॉपर है, आप बाहर कम खा रहे हैं, ऑयली बेस कम ले रहे हैं, तो आप बेटर होते हैं। ओके। अच्छा, ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं आजकल, मतलब हमारे खाने पीने में तो प्रोबायोटिक्स हैं ही है, तो उनका रोल, या जो सप्लीमेंट्स में आ रहे प्रोबायोटिक्स, दोनों में कंपैरिजन, और उनमें से बेहतर कौन सा है? सर, प्रोबायोटिक्स मेनली द फार्मास्यूटिकल थिंग, मैं ऐसा मानता हूँ। आप प्रोबायोटिक दही से अच्छा प्रोबायोटिक कुछ नहीं, दही कर लो आप, ठीक, बट व्हाई टू गो ओवर प्रोबायोटिक्स? ओके, जरूरत नहीं होती सर, चीज होती है। दही इज गुड फॉर हेल्थ। दही लीजिए आप, बहुत सही है,
अच्छा, जैसे कई बार होता है, इनफैक्ट मैंने एक एक्सपीरियंस भी किया था। वो कहते थे कि दही ठंडा होता है, उसको खाने से मुझे सर्दी हो जाती है, और इनफैक्ट अगर वो दही खा लेते थे तो नो डाउट उन्हें जुकाम हो जाता था, कफ हो जाता था। तो क्या ये दही ओल्ड एज पेशेंट को सर्दी के टाइम में हम दे सकते हैं, या जो जिनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है उनको हम दे सकते हैं? इम्यूनिटी से दही का कोई संबंध नहीं, दही तो आप कहीं भी दे सकते हो, बट रात को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि तासीर उसकी ठंडी होती है। ओके, विंटर्स में वो जुकाम खांसी कर सकता है, कई बार एलर्जिक होते हैं लोग, वो भी कर सकता है, बट खट्टा दही नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए, तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, अच्छा सर, एक पॉइंट में और बोल रहा हूँ। जैसे मैंने किसी से सुना था, किसी से नहीं, हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं, तो उनका कहना था कि सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता एकदम ठोक करके, मतलब जितना आप टाइट खा सकते हो उतना, दोपहर का और हल्का करिए और रात का बिल्कुल हल्का करिए। तो क्या इस सूत्र में कुछ सत्यता है? बिल्कुल सच। अच्छा, बिल्कुल सच, फॉलो होना चाहिए। उससे हमारा मॉर्निंग टाइम में आपको एनर्जी चाहिए होती है जी। अब अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, आपका काम बढ़िया अच्छा चलेगा, दिन भर आपको एनर्जी चाहिए उससे। थोड़ा लाइट कर लीजिए, डिनर बिल्कुल क्योंकि सोना ही आपको। क्या नाइट में फ्रूट डाइट हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं? फ्रूट ब्लोटिंग करते हैं रात को। अच्छा, फ्रूट ब्लोटिंग करते हैं, बिल्कुल, तो दिक्कत करती है, तो अवॉइड करना चाहिए रात को, अवॉइड करना चाहिए आफ्टरनून। ओके, अभी इससे मेरे को आया कि बहुत सारे लोग पतले होते जाते हैं। लोग कहते हैं भाई स्ट्रेस से परेशान है, लेकिन कुछ लोग स्ट्रेस से मोटे भी होते हैं। तो क्या स्ट्रेस से आदमी मोटा हो सकता है? स्ट्रेस में कई बार लोगों का अलग मैकेनिज्म है, कुछ लोगों को स्ट्रेस में भूख लगती है। ओके, कुछ लोग स्ट्रेस में मीठा खाते हैं, तो एक्सेसिव मीठा खा लेते हैं। ओके, एक्सेसिव खाना खा लेते हैं, उनको आराम नहीं पड़ता क्यों खा रहे हैं, तो मोटे। ओके, अच्छा सर, देसी होम रेमेडीज के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे अजवाइन है, जीरा है, इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो ऐसा मानता हूँ, जो मैं दादी नानी कहती थी वो सच है। ओके, और जितना हम उसके पास जाएंगे उतना खुश है। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जिसको गैस वैस की प्रॉब्लम होती है, क्या वो मतलब उसको कैसे लेनी कैसे चाहिए, कुछ ऐसा हम बता सकते हैं? सर वो मेरे को नहीं पता, तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया में हेपेटाइटिस के केसेस अभी यूजुअली बढ़ रहे हैं, तो उसके क्या कारण है? खराब सैनिटेशन। ओके, और मैं कहूँगा कि डायग्नोसिस अच्छा हो रहा है तो इसलिए मालूम पड़ रहा है। ओके, और दूसरी बात ये है कि लाइफस्टाइल खराब लोग तो इजीली हम बहुत तरीके का एडिट हो जाते हैं, बहुत चीज़ों को लेकर जो अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हेपेटाइटिस कॉज करती हैं। ओके, अच्छा, ओबेसिटी और डायबिटीज ये आपस में भाई बहन है? बिल्कुल, मतलब जो व्यक्ति मोटा है उसे डायबिटीज होगी हो? जरूरी नहीं। ओके, मैं कहना चाहूँगा जिसको डायबिटीज है मोटा जल्दी होता है। अच्छा, और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डायबिटीज अगर हाई शुगर है तो वो अलग अलग मैंने चीज़ें देखी, कई वो लोग डायबिटीज है मोटे भी हो सकते हैं, या फिर ओबेसिटी से डायबिटीज बढ़ सकती है, उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट, उसकी डायबिटीज डोज बढ़ सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ओबेसिटी से, तो ओबेसिटी से डायबिटीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बहुत चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। राइट, तो दोस्तों अभी हमने चेतन सर से बहुत कुछ जाना। ये हमारी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, हेरिडिटी से भी हम लोगों को मिल सकती है, और सर के कहने के अनुसार कि हम जितना अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखें वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपने पास किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसे कंसल्ट करें, अपने टेस्ट करवाएं, एग्जामिनेशन के बेसिस पर डिसीजन लें, और ऐसा ना करें कि अपनी ही कुछ अलग से रेमेडीज लेना शुरू कर दें। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।